नमस्कार, मैं अभिजीत शर्मा उज्जैन आज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ प्रमुख गतिविधियों पर। चरक में अब लॉन्ड्री घोटाला सामने आया है। बिलों पर ओवरराइटिंग कर राशि बढ़ाई गई थी। इस मामले में कॉन्ट्रैक्टर पर 41 लाख रुपए की रिकवरी निकाली गई है। साथ ही 18 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। चरक अस्पताल में 2016 से संचालित मैकेनिज्म लॉन्ड्री को जिला प्रशासन ने बुधवार को सील कर दिया है। लॉन्ड्री के संचालक गुमास्ता कॉन्ट्रैक्टर पर 41 लाख की रिकवरी निकली है। ग्वालियर टीम की ऑडिट में खुलासा हुआ था कि लॉन्ड्री संचालक ने ओवरराइटिंग कर बिलों में राशि बढ़ा ली थी, जो आर्थिक अनियमितता व गड़बड़ी की श्रेणी में आता है। जिला अस्पताल के वार्ड के रजिस्टर में मिलान करने पर पता चला था कि वहां के रिकॉर्ड में कम चादर दर्ज थी और कॉन्ट्रैक्टर के प्रपत्र में ज़्यादा चादर दर्शाई गई। गड़बड़ी सामने आने पर जिला प्रशासन व जिला अस्पताल प्रशासन ने कॉन्ट्रैक्टर पर 18 लाख की पेनल्टी लगाई है। जांच में यह भी पाया गया था कि कॉन्ट्रैक्टर ने चरक अस्पताल के बिजली कनेक्शन से लॉन्ड्री में बिजली का उपयोग किया। इससे करीब 23 लाख की बिजली जलाई। कलेक्टर ने सील कार्रवाई लॉन्ड्री बिजली बिल सहित कॉन्ट्रैक्टर पर 41 लाख रुपए निकाले हैं। इसकी वसूली कॉन्ट्रैक्टर से की जाना है। राशि जमा नहीं करने पर कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश पर तहसीलदार ने चरक हॉस्पिटल पहुंचकर लॉन्ड्री सील कर दी है। अब नया ठेका किया जा रहा है। गुमास्ता कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो हमारे लॉन्ड्री का उनके पास में ठेका था और वो ठेका भी उनका लगभग समाप्त हो गया था, लेकिन नए ठेके होने तक उनको जो है मौखिक आदेश दिए गए थे काम करने के। उनके ऊपर हमारे बिजली के बिल का बकाया है और उनको समय समय पर पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि आप जो बिजली का ड्यू है, पेमेंट की बकाया है आपके पास, वो जमा करा दें। लेकिन आज दिनांक तक कोई ऐसा हुआ नहीं है। उनके ऊपर लगभग 26 लाख का बिजली के बिल का ड्यू है। तो जो है प्रशासन ने ऐसे आदेश दिए थे कि यदि वो नहीं दे रहे हैं तो उनकी लॉन्ड्री को सील कर दिया जाए, उनकी जो मशीनें हैं वो भी सील कर दी जाए और उनको दोबारा से बोला जाए कि जो पैसे जो भी हैं वो आप जमा कर दीजिए और जो भी प्रकरण है उसको समाप्त करिए। पहले भी लॉन्ड्री बंद हो चुकी है, सील हो चुकी है। उस समय भी हमने जो कपड़े थे, लिनन, चद्दर, कंबल, ये हमने दूसरी फर्म से कराई थी और उसी फर्म को हमने दोबारा से आदेश कर दिए हैं। तो धुलाई का काम जो है, कम संख्या की चादरों की धुलाई बिल में ज़्यादा अस्पताल की चादर या अन्य कपड़ों की धुलाई व प्रेस कर देने के लिए जून 2016 में मैकेनिज्म लॉन्ड्री का ठेका मैसेज गुमास्ता कॉन्ट्रैक्टर ज्योति नगर को 5 साल के लिए 21 जून 2021 तक के लिए दिया गया था। इसमें ठेका कंपनी को जिला अस्पताल, चरक अस्पताल आदि के चादर व अन्य कपड़े लॉन्ड्री में धोकर प्रेस कर दिए जाने थे। पूर्व भाजपा पार्षद के कार्यालय में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया। उज्जैन नगर निगम की भाजपा पार्षद रही जफर बानो के जूना सोमवारिया स्थित कार्यालय में अचानक आग लग गई। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई थी। कुछ देर की मशक्कत के बाद ही आग पर काबू पा लिया गया। आगजनी में कार्यालय का फर्नीचर जलना सामने आया है। आगजनी की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। फिलहाल आग लगने की वजह सामने नहीं आई है। संभावना शॉर्ट सर्किट की व्यक्त की गई है। गौरतलब है कि भाजपा पार्षद ने नगर निगम का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपने कार्यालय के दौरान घर के बाहर ही कार्यालय बनाया था, जहां लोगों की समस्याओं को वे सुनती थी। फिलहाल आगजनी की घटना में लाखों रुपए का नुकसान होने की खबर भी सामने आई है। शहर में शिप्रा नदी में बाढ़ है, पर फिर भी गंभीर नदी में अभी जलस्तर नहीं बढ़ा है, जिसके कारण शहर में लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। बुधवार को इंदौर में झमाझम बारिश के बाद उज्जैन की शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया, लेकिन इस बारिश का गंभीर बांध पर कोई असर नहीं हुआ। खास बात यह है कि गंभीर के कैचमेंट एरिया में भी तेज बारिश नहीं हो रही है। इस कारण पानी की समस्या बनी हुई है। सुबह डैम में 412 MCFT पानी स्टोर था।
मानसून सीजन आधा गुजर जाने के बावजूद अब तक गंभीर डैम पूरी क्षमता से नहीं भर पाया है। परिणाम यह है कि शहर में बारिश सीजन में एक दिन छोड़कर जल प्रदाय हो रहा है। अब सितंबर माह में होने वाली बारिश के भरोसे पीएचई विभाग बैठा है। वहीं डैम अपनी क्षमता से नहीं भर पाने की स्थिति में किसी दूसरी योजना पर काम भी शुरू नहीं हुआ। हालांकि वर्तमान में उज्जैन व इंदौर संभाग में दूसरे दौर की बारिश शुरू होने के कारण डैम भरने की कुछ उम्मीद अवश्य बनी है। गंभीर डैम में यशवंत सागर ओवरफ्लो होने के बाद तेजी से पानी की आवक होती है, लेकिन अभी यशवंत सागर भी खाली है। पीएचई उपयंत्री राजीव शुक्ला ने बताया कि सुबह तक डैम में 412 MCFT पानी स्टोर था। पिछले 2 दिनों से हुई मामूली बारिश के बाद भी डैम में पानी की बढ़ोतरी नहीं हुई है। देवास और इंदौर में भारी बारिश के चलते गुरुवार को शिप्रा का जलस्तर बढ़ा, जिसके कारण रामघाट क्षेत्र को खाली करवाया गया। नदी का पानी छोटे पुल से 3 फीट ऊपर बह रहा है। रामघाट पर कई छोटे बड़े मंदिर जलमग्न हो गए हैं। घाटों पर श्रद्धालुओं को रोकने के लिए होमगार्ड के सैनिक लगा दिए गए हैं। बढ़ रहे जलस्तर के बाद शिप्रा नदी पर बना छोटा पुल भी पानी में डूब गया है। इसे दोनों ओर से बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया। रिमझिम बारिश का दौर बुधवार को दिन भर चलता रहा, लेकिन बीती देर रात तेज बारिश शुरू हुई, जो सुबह 4 बजे तक जारी थी। शासकीय जीवाजी वेधशाला के अनुसार आगामी 24 घंटे में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। आसपास के क्षेत्रों में हुई जोरदार बारिश के कारण शिप्रा का जलस्तर सुबह एकाएक बढ़ गया। इस वर्ष शिप्रा 3 बार अपने इस रूप में शहरवासियों को दर्शन देने आई हैं। हालांकि अभी तक एक बार भी शिप्रा नदी का जलस्तर बड़े पुल को नहीं छू पाया है। गुरुवार सुबह शिप्रा का जलस्तर इतना बढ़ा कि रामघाट स्थित दत्त अखाड़ा पुल एवं छोटी रपट के पुल दोनों डूब गए। वहीं महाकाल सवारी स्थल भी पूरी तरह जलमग्न नजर आया। साथ ही मां शिप्रा की प्रतिदिन होने वाली आरती स्थल का गेट भी आधा डूबा हुआ नजर आया। शिप्रा का जलस्तर के कारण रामघाट पर जाने वाले सभी मार्गों को स्थानीय प्रशासन द्वारा बंद कर दिए गए हैं। शिप्रा नदी पर अपनी सेवाएं दे रहे मां शिप्रा तैराक दल के सचिव संतोष सोलंकी ने बताया कि इस वर्ष 3 बार शिप्रा अपने इस स्वरूप में नजर आई हैं। आ गई है शिप्रा जी में। जिस तरीके से पानी की आज घुटने घुटने लोग पर रामघाट पर पानी बह रहा है। सुबह से लगातार शिप्रा जी का पानी जलस्तर बढ़ रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर प्रशासन अपनी तरफ से अलर्ट है, वैसे ही तैराक दल अपनी तरफ से यहाँ पर सुविधाएं दे रहा है। किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, उसी को लेकर हम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। माँ शिप्रा। राजस्थान के नागौर क्षेत्र में हुई दुर्घटना में घटिया जिले के 12 लोगों की मौत हो गई थी। इनकी अंतिम यात्रा में आसपास के गाँव के लोग भी शामिल हुए। एक साथ उठी 6 अर्थियों को देखकर स्वजन बेहोश हो गए। राजस्थान के नागौर में मंगलवार सुबह तूफान जीप की टेलर वाहन की भिड़ंत में उज्जैन के खटिया थाना क्षेत्र के सज्जनखेड़ा दौलतपुर के 10 लोग तथा आगर मालवा के 2 लोगों की मौत हो गई थी। बुधवार को सभी का अंतिम संस्कार हुआ। सज्जनखेड़ा में एक साथ 6 अर्थियां उठी। वहीं दौलतपुर गांव में पति पत्नी का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान आसपास के कई गाँव के लोग भी शामिल हुए। शवों को जैसे ही एम्बुलेंस से उतारा गया तो उन्हें देखकर मृतक के स्वजन रोते रोते बेहोश हो गए। यहाँ आपको बता दें कि घटिया थाना क्षेत्र के सज्जनखेड़ा दौलतपुर क्षेत्र के 40 लोग गुरुवार को 3 वाहनों में सवार होकर राजस्थान में रामदेवरा, करणी माता मंदिर व अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा पर निकले थे। मंगलवार को नागौर में एक ट्रेलर वाहन ने तूफान जीप को सामने से टक्कर मार दी। इससे जीप में सवार 9 महिला, 2 पुरुष व 1 किशोरी की मौत हो गई थी। सभी के शवों को बुधवार को अंतिम संस्कार के लिए गांव लाया गया। सांसद अनिल फिरोजिया व बीजेपी जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। सांसद अनिल फिरोजिया ने राहत राशि के चेक भी दिए और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भी शोक व्यक्त करा और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने भी संवेदना व्यक्त करी और मैं उन दोनों का प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ आया हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी जो चर्चा हुई, उन्होंने जो 4 लोग हैं उनको 4-4 लाख रुपए अभी स्वीकृत कर दिए। मैंने उनको आदेश भी दे दिया है और 2 जो बाकी हैं उनको मुख्यमंत्री सहायता
2-2 लाख रुपए स्वीकृत की है, उसका भी मैंने आदेश दे दिया है, उनके खाते में डल जाएगी। और अंत्येष्टि के 5-5 हज़ार रुपये भी हमने परिवार को दिए हैं। अभी वहाँ पे मालूम पड़ा कि 3-4 बच्चे और एडमिट हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो परिवार के लोगों की इच्छा कि वो जाके करने की, तो उनके लिए भी गाड़ी का हमने निर्देशित करा है कलेक्टर को, गाड़ी लेके उनको जा रही है और अधिकारी भी जा रहे हैं। जो स्वस्थ हो रहे हैं उनको हम डिस्चार्ज करा के ले आएंगे। और अगर कोई गंभीर है तो उसका इलाज पूरा खर्चा मध्य प्रदेश सरकार पूरा उसको वहन करेगी। ऐसे दुख की घटना में यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री या मैं, हम सब उनके परिवार के साथ संवेदना में हम खड़े हैं। और जो भी मदद होगी, जिस भी प्रकार की तन मन धन, हम उनके साथ हैं। सर, शासकीय नौकरी की मांग किए गए निर्माण कार्यों का करीब 60 करोड़ रुपए नहीं दिए जाने से परेशान होकर नगरपालिका निगम के बिल्डर एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया। करीब 2 साल से नगर निगम उज्जैन द्वारा निविदाएं निकालकर ठेकेदारों से निर्माण कार्य और अन्य काम करवाए जा रहे हैं, मगर काम कंप्लीट होने के बाद भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। ऐसे में निगम ठेकेदार का करीब 60 करोड़ का भुगतान बाकी है। उज्जैन नगर पालिका निगम क्षेत्र में कार्य करने वाले ठेकेदार अपने भुगतान को लेकर लामबंद हो गए हैं। गुरुवार को बिल्डर एसोसिएशन के सदस्यों ने कोठी पैलेस पहुंचकर गिरीश जायसवाल और घनश्याम शर्मा के नेतृत्व में संभाग आयुक्त और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। यहां एसोसिएशन के प्रमुख सदस्यों ने कलेक्टर आशीष सिंह से चर्चा भी की। बहुत लंबा समय होगा इसमें माननीय आयुक्त महोदय से चर्चा हुई, उनसे जो बात निकल गई वो यही प्रदेश शासन से जो अनुदान निगम को प्राप्त होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो रोड़ा बना हुआ रुका हुआ। वहीं कलेक्टर ने सभी को आश्वासन दिया कि वह भुगतान के लिए राजधानी स्तर पर चर्चा करेंगे। उनके कुछ ठेकेदार जो उनके लंबित भुगतान है उनको लेकर यहाँ पर आए थे, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। हम सभी को पता है कि भुगतान की स्थिति जो शासन स्तर से अनुदान प्राप्त होता है उसमें कुछ गैप रहता है, इसीलिए कुछ पार्ट पेमेंट किया जाता है। हालांकि पार्ट पेमेंट पूरी पारदर्शिता के साथ में नगर निगम से किया जा रहा है, ये भी जानकारी उनके द्वारा प्रदान की। बाकी शासन स्तर पर बात करके समस्या का कोई समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। बिल्डर एसोसिएशन के सदस्य का कहना है कि उनके द्वारा किए गए कार्यों का पिछले 2 वर्ष से भुगतान लंबित है, जिसकी वजह से उन्हें खुद तो आर्थिक संकटों से गुजरना पड़ ही रहा है। साथ ही उन्होंने जिन फॉर्मों से मटेरियल खरीदा था उन्हें भी भुगतान नहीं हुआ है, इसलिए आगे कार्य करने में दिक्कत आ रही है। आदेश महोदय, संभावित महोदय को ज्ञापन के माध्यम से हमारे भुगतान कराने की मांग करी है कि हमने पिछले समय सांसद महोदय, विधायक महोदय और मंत्री जी का भी समय नहीं मिल पाया है, उनको भी हम ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराएंगे कि हमारा भुगतान करने की कृपा करें। क्योंकि भुगतान की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है ठेकेदार की कि जो चलते हुए काम है वो भी हमको रोकना पड़ेंगे। तो काम करने की स्थिति अब ठेकेदार की नहीं है, मानसिक स्थिति सब खराब हो चुकी है। जब तक भुगतान नहीं हो पाएगा तो कार्य करने में ठेकेदार असमर्थ रहेगा। जगह जगह हम लोग गुहार लगा रहे हैं, सांसद जी से भी बीते दिनों मिले हैं, आप लोगों ने भी पर्याप्त सहयोग दिया है प्रशासन तक बात पहुँचाने में। उसी कड़ी में आज बिल्डर एसोसिएशन के सभी ठेकेदार माननीय संभाग आयुक्त महोदय और जिलाधीश महोदय, कलेक्टर साहब के समक्ष भी अपनी पीड़ा लेकर उपस्थित हुए हैं कि शीघ्रता से हमारे भुगतान कराए जाएँ, अन्यथा की स्थिति में अब हम घोषित रूप से काम बंद करेंगे। अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि अघोषित रूप से पूंजी रूप में काम बंद हो गए, पर 10-5% काम ऐसे होते हैं, आप लोग समझते हैं, मूलभूत सुविधाएं नगर निगम का एक प्रमुख भाग होता है, उसके अंतर्गत हम लोग काम कर ही रहे थे। पर अब घोषित रूप से काम बंद करने की, क्योंकि हमें लगता है शायद काम चल रहा है, ये एक भाव कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के मानस में है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्राथमिकता से 2-2 साल से जो हमारी पीड़ा है उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान प्रमुखता से नहीं दे रहे हैं। यही निवेदन आज हमने कलेक्टर साहब से भी कर। उज्जैन जिले के निजी वेयरहाउस ऑनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने आ रही परेशानियों को लेकर डॉक्टर मोहन यादव और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उज्जैन जिला निजी वेयरहाउस ऑनर्स एसोसिएशन के सदस्य अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर लामबंद हो गए हैं। जहां एसोसिएशन में कुल 322 सदस्य हैं। सदस्यों ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया व कलेक्टर आशीष सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में निराकरण को लेकर मांग की है। सदस्यों का कहना है कि वेयर हाउस में वर्ष 2020-21 में रखा गया अनाज नहीं उठाया जा रहा है, जबकि वर्ष 2021-22 में रखा गया अनाज उठाया जा चुका है। वेयर हाउस में जमा गेहूं व चना का मासिक किराया हर महादेव नियमित किया जाना चाहिए।
वेयरहाउस स्तरीय उपार्जन गेहूं खरीदी का पूर्व का कमीशन राशि भुगतान तत्काल किया जाए, वेयरहाउस के बीमा के नियमों में शिथिलता लाई जाए, विसंगति को दूर किया जाए। यहाँ अध्यक्ष डीपी भाईजी, बद्रीलाल आचार्य, कोषा अध्यक्ष गुड्डू नागौरी, संयोजक पंकज जैन, गुड्डू पटेल, दरबार सिंह सोलंकी, मुकेश पाटीदार, सिद्धार्थ बोहरा, नरेंद्र पाटीदार सहित सभी एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहे। 20-21 का गेहूँ भंडारण था, वो ना उठाते हुए वर्तमान 21-22 का माल उठा रहे हैं, जो कि विगत 3-3.5 महीने ही हुए हैं और माल उठ रहा है, जिसके अंतर्गत संचालक वेयर हाउसों के जितने भी हैं सब ने बीमे कराए हैं, 2-2, 4-4 करोड़ के, साल भर की प्रीमियम भरी और माल अभी 2 महीने में ही खाली हो रहा है, 3 महीने में। तो ये क्या है कि बहुत बड़ी विडम्बना है कि लागत भी लग रही है और कर्मचारियों की वो समस्याएं भी हैं आर्थिक, साथ ही 1 किलो गेंद मांग रहे हैं, 1 कुंटल पे 1 किलो ज़्यादा देना गवर्नमेंट को, तो अभी गेंद नहीं आ रही है और 1 कुंटल पे 1 किलो आधा किलो घटती आ रही है, वो भी एक बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। जिस किराया मिलने के बावजूद भी अगर अभी तक नहीं आया है, उसके बावजूद भी इस घटती के कारण बहुत लॉस हो रहा है संचालकों को, वेयर हाउसों को। इसके साथ ही जो मेन समस्या थी ग्रेडर लाइसेंस की, ग्रेडर लाइसेंस जिला खाद्य अधिकारी बनाते हैं कलेक्टर महोदय, उसमें 18 विसंगतियाँ पॉइंट दे रखे हैं, जबकि प्रारूप 4 के अंतर्गत मुश्किल से 4 या 5 पेपर दे के और वो लाइसेंस जारी होते हैं। ये भी एक विसंगति थी, इसके लिए भी आज मिले, सबसे बातचीत करी और रवि प्रसाद जी ने बोला कि इस संबंध में सरलीकरण करेंगे। अभी हमारा 9,000-10,000 मीट्रिक टन का माल हमारे गोडाउन में रखा हुआ, अगर अभी हाल उठ जाता है तो कम से कम 25 से 30 लाख रुपए जो है इस साल हमारा नुकसान होगा, क्योंकि 2-3 महीने ही हुए हैं माल रखे को और उसमें इतनी गेन नहीं आए जितना जो सरकार की अपेक्षा जो है या वो जो नियम बने हुए हैं, और किराया भी नहीं मिलेगा जिससे ज़्यादा तो हमको हमारी जेब से देना पड़ेगा। तो ये नियम किसने बनाया है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम है और अच्छी बारिश होती है तो वो गेन आती भी होगी। हम तो नया इस समस्या है कि शासन की जो नीति है कि गेहूं का भंडारण हो और गेहूं रहे, मतलब जैसा कि हरित क्रांति के बाद भारत के अंदर ये किया गया, उसी के अंतर्गत वेयर हाउस और ये बनाए गए। अब इसमें दिक्कत ये आ रही है कि शासन की मंशा बहुत अच्छी है और हम भी चाहते हैं कि सहयोग अधिक से अधिक करें, किंतु हो ये रहा कि शासन जो नीति वो करता है, तो हमारा निवेदन शासन से ये है कि उसमें हम लोगों को शामिल करें ताकि एक सुचारू नीति बन सके और वो एकदम प्रैक्टिकल रहे, उसमें शासन का भी वो रहे और हम लोगों का भी रहे। दूसरा, शासन अपने स्तर पर खरीदी वेयर हाउस मालिकों से करवाना चाहते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, किंतु इसके जो नियमावली है वो अत्यंत कठिन और ये है। हमारा निवेदन ये है कि उसका सरलीकरण किया जाए और ऐसी के जो प्रैक्टिकली वो किया है, जिन लोगों ने हमने इस साल ट्रायल के तौर पे 3-4 वेयर हाउस मालिकों ने किया था, उनका आज तक पेमेंट नहीं आया, वो लाखों रुपए उन्होंने बाजार से पेमेंट उठाया, तो वो सारी प्रॉब्लम उनकी क्रिएट हो रही है। भारतीय किसान संघ द्वारा नई कार्यकारिणी की घोषणा के बाद अभ्यास वर्ग चलाया गया। किसानों के हित के लिए हमेशा आगे रहने वाले भारतीय संघ द्वारा जिले के अध्यक्ष व कार्यकारिणी के निर्वाचन के लिए चुनाव करवाए गए और कार्यकारिणी पुनर्गठित की गई। इसके पश्चात अभ्यास पर चलाया गया और अभ्यास वर्ग के माध्यम से किसानों की मूल परेशानियों को सामने लाया गया। भारतीय किसान संघ द्वारा भारत सरकार से भी बात की जाएगी कि किसानों को बीज और खाद राहत दी जाए, ऐसे मामलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भारतीय किसान संघ के प्रांत मीडिया प्रभारी भारत सिंह बेस ने बताया कि किसानों के हित में जुड़े मामलों पर चर्चा चल रही है और किसानों के लिए सरकार से भी बात की जाएगी। भारतीय किसान संघ का ये सदस्यता वर्ष है, इसमें अभी हमारा सदस्यता का कार्यक्रम पूरे प्रांत भर में पूरा हो चुका है और सभी जिले की कार्यकारिणियों का निर्वाचन चल रहा है। उसी क्रम में आज उज्जैन जिले का निर्वाचन यहाँ संपन्न हुआ है। इसमें यहाँ दशरथ पंड्या को पुनः वही जिम्मेदारी, अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही जो केंद्र सरकार द्वारा लगातार किसान संघ की मांग को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसको लेकर 8 सितंबर को भारतीय किसान संघ प्रत्येक जिला केंद्रों पर धरना प्रदर्शन करेगा और किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए। सरकार ने कई बार घोषणा की कि 2022 तक हम किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे, पर ऐसा कोई योजना में नज़र नहीं आ रहा है। तो 50% लाभांश जोड़कर किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जाए, इस मांगों को लेकर हम अभी 8 सितंबर को सभी जिला केंद्रों पर प्रदर्शन करने वाले हैं। गठन प्रक्रिया भी है, संगठनात्मक कार्यक्रम है और लाभकारी मूल्य को लेकर हम 8 सितंबर को जो प्रत्येक जिले पे धरना ज्ञापन करने वाले हैं, उसको लेकर आयोजन है।
और क्या इस आयोजन में कुछ सरकार के खिलाफ या कुछ इस तरह का कोई मामले किसानों के पक्ष में कुछ इस तरह के निर्णय होने वाले हैं क्या? हमारा 8 सितंबर को जो कार्यक्रम है, लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य, भारतीय किसान संघ की बहुत लंबे समय से मांग चल रही है। लगातार बढ़ता ऋण किसानों को ये दर्शाता है कि हमको जो लागत लग रही है, इस वर्ष भी हम देखें तो अगर सोयाबीन का बीज है, मालवा क्षेत्र में विशेष रूप से सोयाबीन बोया जाता है, तो 10,000 रुपये क्विंटल तक बीज खरीदना पड़ा। खाद का रेट बढ़ा है, डीजल का रेट बढ़ा है, मजदूर का रेट बढ़ा है और बारिश की खेच की वजह से उत्पादन घटेगा। मतलब कहने का ये है कि लागत ज़्यादा है, उपज कम है, ऐसे में हमको लाभकारी मूल्य। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हर्बोबिन हेल्थ केयर सेंटर, डॉक्टर मनोज कुमार सेंटर, NZ शुभम कॉर्पोरेट, पहली मंजिल सपना संगीता के पास, इंडसइंड बैंक के ऊपर, इंदौर। उज्जैन जिले में उद्योगपतियों को क्लस्टर स्थापित करने के लिए जमीन दिए जाने को लेकर बैठक आयोजित की गई। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को बृहस्पति भवन के सभाकक्ष में उद्योगपतियों के साथ उज्जैन में उद्योग के क्लस्टर स्थापित करने के संबंध में बैठक की। इस दौरान सांसद अनिल फिरोजिया, उज्जैन उत्तर के विधायक पारस जैन, कलेक्टर आशीष सिंह, उद्योग विभाग के अधिकारी राजेश सिंह कुशवाहा, आनंद बांगड़, अतीत अग्रवाल एवं अन्य उद्योगपति मौजूद थे। बैठक में आने वाले समय में कौन सा क्लस्टर किस स्थान पर बनाया जाए, इस पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि उद्योगपतियों ने लगभग 1 माह पहले क्लस्टर स्थापित करने के लिए अलग अलग जगहें देखी थी। बैठक में जानकारी दी गई कि इंदौर रोड के समीप स्थित कराड़िया नवाखेड़ा में 2 जमीन है, जिन्हें फूड क्लस्टर स्थापित करने के लिए प्रस्तावित किया गया। संबंध में सर 2 चीजें एक्सरसाइज की जा रही है। जो उद्योगपति है सर, इनको जो हमने आइडेंटिफाई की थी और छोटे चीजें जो भ्रमण भी कराया गया है, कुछ दुनिया को पसंद भी आई है सर। खाली इतना सा इशू देखें सर, आप सब लोगों की सहमति से ये डिसाइड हो जाए कि कौन सा क्लस्टर किस स्थान पर बनेगा। खाली एक ही जमीन। इसके अलावा नीमनवासा में 6 हेक्टेयर जमीन प्लास्टिक और इंजीनियरिंग क्लस्टर के लिए बनाई जाना प्रस्तावित की गई है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बैठक में कहा कि फूड क्लस्टर में मेगा प्रोजेक्ट्स और छोटे प्रोजेक्ट्स दोनों को शामिल किया जाएगा। फूड क्लस्टर हेतु विभाग के पास लगभग 100 और दोना पत्तल के लिए तकरीबन 50 आवेदन आए हैं। मेगा फूड पार्क के लिए अधिक जमीन की आवश्यकता होगी। नीमनवासा में पीलिया खाल पर पुल निर्माण किया जाएगा ताकि वहां लगने वाले क्लस्टर के संचालन में किसी प्रकार की असुविधा न हो। बैठक में उद्योगपतियों ने सुझाव दिया कि क्लस्टर एक निगम द्वारा डेवलप किए जाएं ताकि उसमें सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जहां भी उद्योग लगाए जाएंगे वहां सड़कें, बिजली और ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था करके दी जाएगी। बैठक में टेक्सटाइल के लिए ज़मीन की तलाश करने के लिए कहा गया। जानकारी दी गई कि सुरासा में 12 हेक्टेयर और ब्रजराज खेड़ी में 20 हेक्टेयर ज़मीन उपलब्ध है। वहां टेक्सटाइल के क्लस्टर लगाए जा सकते हैं। रेडीमेड गारमेंट के लिए अलग से ज़मीन तलाशे जाने पर विचार विमर्श किया गया। मंत्री यादव ने कहा कि क्लस्टर में जिन उद्योगपतियों को जोड़ना है उनकी सूची फाइनल की जाए। टेक्सटाइल में परंपरागत, आधुनिक और हैंडलूम अलग अलग वर्ग बनाए जाएं। लेकोड़ा में भी इंजीनियरिंग के लिए कुछ ज़मीन उपलब्ध है, इस पर विचार विमर्श किया जाए। जो एकमात्र उद्योग भी लगाना चाहते हैं उन्हें भी आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा सामान्य छोटे छोटे क्लस्टर भी बनाए जाएंगे।
जो भी इनमें निवेश करना चाहते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। हम सबका सौभाग्य है लगातार इस प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार के लिए, निर्माण के लिए और चीन को एक तरह से बीट करने के लिए माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री जिस ढंग से हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, यही कारण है कि पिछले समय माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं यहाँ पर एक होजियरी मिल का शुभारम्भ कराया था, एक प्रतिभा सिंटेक्स को ज़मीन दी है। इसके अलावा भी और बहुत सारे काम हाथ में लिए। आज विभिन्न प्रकार के क्लस्टर, जो फूड क्लस्टर है, होजियरी क्लस्टर है, पोहा क्लस्टर है, नमकीन क्लस्टर है और अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे कारखानों के लिए भूखंड आवंटन करने संबंधी आज बैठक हो रही है। तो उद्योगपतियों को और प्रशासन के साथ बैठ करके हम जिसको ज़मीन चाहिए, लगभग 500 एकड़ ज़मीन आइडेंटिफाई की। उम्मीद करूँगा इसके माध्यम से रोजगार का अवसर सृजन होंगे और लोगों को काम मिलेगा। उज्जैन में उद्योग की बयार बहेगी। नीलगंगा क्षेत्र में गणेश प्रतिमा बनाने वाले लोग कोरोना गाइडलाइन की जानकारी नहीं होने के चलते परेशान हैं। आने वाले त्योहार गणेश उत्सव को लेकर उज्जैन में गणेश प्रतिमा बनाई जा रही है। यहाँ नीलगंगा क्षेत्र में गणेश प्रतिमा बना रहे कलाकार असमंजस की स्थिति में हैं। दरअसल कलाकारों का कहना है कि इस वर्ष प्रशासन द्वारा कोरोना गाइडलाइन की उन्हें जानकारी नहीं दी गई है। जानकारी के अभाव में वे ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि गणेश प्रतिमा कितनी फीट ऊंची बनाई जाए। हालांकि अभी केवल 2 फीट ऊंची ही गणेश प्रतिमा बनाई जा रही है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से अधिक ऊंची प्रतिमा बनाने के कारण गाइडलाइन की वजह से बिक नहीं पाई, जिसकी वजह से आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। मूर्तिकार चाहते हैं कि प्रशासन गाइडलाइन के विषय में जानकारी दे, इसके साथ ही ज़्यादा ऊंची मूर्ति बनाने की अनुमति भी प्राप्त हो। प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं मिली है, इसलिए हमने बड़ी मूर्तियाँ नहीं बनाई। अभी 2 फीट तक की प्रतिमाएं बना रहे हैं हम लोग। और मूर्तियाँ में सारी बंगाली टाइप की मूर्तियाँ बनाई है हमने, वो मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई है। और पुरानी मूर्तियाँ बड़ी वाली बहुत सारी बची हुई है, वो अभी भी रखी है। वो 2 साल का नुकसान हो रहा है कोरोना के चक्कर में। मूर्तियों के रेट तो थोड़े बढ़े ही हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, तब कच्चा मटेरियल में बढ़ गया है। उज्जैन जिले में अभी तक 1,60,000 किसानों ने फसल बीमा के लिए आवेदन किया है। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास RPS नायक ने जानकारी दी कि जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2021 एवं रबी 2021-22 में योजना के क्रियान्वयन के लिए बीमा कंपनी एग्रीकल्चर एश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड एजेंसी का चयन किया गया है, जिसके द्वारा कृषकों का बैंकों एवं जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से फसल बीमा किया गया है। अभी तक 1,60,000 किसान बीमा का आवेदन कर चुके हैं और अन्य किसानों के डेटा की एंट्री की जा रही है। अभी तक जो है फसल बीमा का अपने ज़िले में अभी पूरा हमारे पास आंकड़ा 2-3 दिन में आने वाला है, लेकिन अभी जितनी भी एंट्रियां की हैं, अभी एंट्री का काम भी चल रहा है, तो जितनी एंट्रियां की हैं लगभग अभी 1,60,000 के लगभग किसानों की एंट्रियां अपने ज़िले में की जा चुकी हैं। ये निरंतर चल रहा है, अभी 31 तारीख तक चलेगा तो कंप्लीट उस समय पोजीशन अपने पास कंप्लीट आ जाएगी। योजना अंतर्गत किसानों को फसल बीमा कंपनी द्वारा टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और सहदावा पत्र भेजने के लिए ईमेल ID ila.aic2018@gmail.com। फसल नुकसान की शिकायत किसान स्वयं बीमा कंपनी को भेज सकते हैं। अपनी शिकायत व्यक्तिगत रूप से दर्ज कराने के साथ साथ किसानों के फसल बीमा संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए विकास खंड एवं जिला स्तर पर बीमा कंपनी द्वारा प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।